ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लोग? पैराबोला हम कर चुके, अब इलिप्स और हाइपरबोला। अच्छा, पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसके साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी पता होनी चाहिए। क्या मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसकी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y is equal to mx प्लस उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जिस तरह सर्कल के साथ आपको बताई थी, क्या थी वो? क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी? देखो, अगर तो आपको याद नहीं है तो फिर ये है कि आपके लिए मसला हो जाएगा, आपको पूरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी पड़ेगी। ये सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखो वगैरह वगैरह। लंबा काम, लंबा नहीं है, कम से कम 2-3 मिनट तो ले लो। तो इससे ज्यादा बेहतर क्या है कि आपको याद हो। तो क्या थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसकी? इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लिया था क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो लाइन क्या थी? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी? c इज इक्वल टू प्लस माइनस r इनटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। एक ही बात, ये था, याद होना चाहिए। अच्छा याद है आपको? वो तो पूरी सिंपलीफिकेशन है ना बेटा, कि आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जब काम करते जाए सिंगल वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर ये वाला काम करें और फिर इसकी वैल्यू पुट करें और इसको सिंपलीफाई करें तो आंसर आखिर में यही है। तो मैंने कहा कि सारा काम बचाएं टाइम और इनडायरेक्ट याद करें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको जब इक्वेशंस याद है तो उन इक्वेशंस के रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, खास तौर पे बिल्कुल उसी तरह। क्या यानी इसका मतलब ये बात दोबारा लिखवानी चाहिए। यह एक काम करते हैं, पहले सारे कोनिक्स पढ़ लेते हैं, फिर सारे स्टैंडर्ड कोनिक्स के साथ इस लाइन की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक साथ लिख देंगे। अभी नहीं लिखते, बस मुझे याद दिला दीजिएगा कि मैंने लिखवानी है। ठीक है, तो अभी छोड़ दें इसको। वैसे पैराबोला के साथ क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ क्या होती है? c इज इक्वल टू a अपॉन m, c इज इक्वल टू a अपॉन, और फिर इसी तरह स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, उसकी भी पता होनी चाहिए। उसकी क्या है? उसकी है क्या है? a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपरबोला के लिए माइनस है और इलिप्स के लिए प्लस। तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद होनी चाहिए। है, लिख लेंगे उसे एक दफा। फिलहाल इलिप्स की बात करते हैं। क्या होता है इलिप्स? एक ऐसा कोनिक जिसकी इसेंट्रिसिटी रेशियो किससे 1 से लेस हो। अ कोनिक विद इसेंट्रिसिटी रेशियो लेस देन 1। लेकिन अब मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता इसकी मदद से, क्योंकि पैराबोला में जब इसेंट्रिसिटी 1 थी तो मैंने आराम से डिफाइन कर लिया। मैंने बोला कि यार इक्वी डिस्टेंट है। इसेंट्रिसिटी 1 होने का मतलब ये इक्वी डिस्टेंट है सर। वॉइस तो ये है, बाकी ऑनलाइन जी नीचे जी। अच्छा, ये जो ईकैट है ना, ईकैट वाले स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन भी हैं और जो यहाँ पे बैठे हैं, तो आपका एमकैट का ग्रुप बना लेना, तो मैं कर दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जो ईकैट के हैं मुझे मैसेज कर दीजिएगा अलग से, तो मैं उनको नेट पे कमेंट कर दूंगा। ईकैट के सेपरेट ग्रुप, ठीक है। और एमकैट जिस ग्रुप में आप अभी हैं वो ग्रुप ऐड कर दीजिए। सर मुझे भी ऐड कर दीजिएगा, आप नहीं करते हैं ना। अच्छा, तो इसेंट्रिसिटी रेशियो लेस देन 1 हो, लेकिन ये काफी नहीं है पूरी डेफिनेशन बताने की। जरूर डेफिनेशन थी कि वो पॉइंट जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर फासले पे रहे, और वो बराबर फासले वाले नतीजे पे हम कैसे पहुंचे थे? क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 थी तो रेशियो बराबर है इन दोनों फासले, रेशियो 1 के बराबर, तो जाहिर है कि दोनों फासले भी। अच्छा, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 से लेस है, और 1 से लेस बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 0.001 से लेके 0.99999 तक। तो कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो क्या करें ऐसी सूरत में? जाहिर है वो इसेंट्रिसिटी का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि क्या सहारा लेंगे? किस बात का सहारा लेंगे? इस बात का कि लोकस ऑफ अ पॉइंट
ठीक है, द सम ऑफ whose क्या, the sum of whose distances from two fixed points. तो एक बात जरा क्लियर हो, how many fixed points are there, और fixed point को क्या बोलते थे, focus. तो there will be foci, there will be foci, और because of two foci there will be a center जो foci के दरमियान में होगा. तो जिस तरह सर्कल एक सेंट्रल कोनिक है, उसी तरह एलिप्स और हाइपरबोला भी सेंट्रल कोनिक है, और सर्कल की तरह क्लोज्ड है, सर्कल की तरह ये क्लोज्ड है. नाउ फिक्स्ड पॉइंट्स, द सम ऑफ whose is from the two fixed points remains कैसा, सेम. सेम का मतलब कांस्टेंट, ये इसकी, और ये पूरी डेरिवेशन थी. इसी तरीके से हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी, अगर आपको याद हो. और इक्वेशन क्या थी, अब जरा इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से क्या डेफिनेशन थी इसकी, मतलब इक्वेशन क्या पहचान थी, a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a और b में से कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए. एक कोई एक जीरो हो तो पैराबोला हो जाएगा, कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा डिफरेंट होने चाहिए, a और b डिफरेंट होने चाहिए, यानी a is not equal to b and a is not equal to 0, b is not equal to 0. ये भी a और b में से कोई भी जीरो ना हो, और दोनों मौजूद हो, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म दोनों मौजूद हो, लेकिन दोनों के कोफिशिएंट्स कैसे हो, मुख्तलिफ हो. जीरो हो, जीरो ना हो तो है शर्त, और कैसे हो, नॉन जीरो और मुख्तलिफ, क्योंकि अगर नॉन जीरो हुए और सेम हुए तो सर्कल हो जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से. और हाइपरबोला की भी बता देता हूँ कि a और b ऑपोजिट साइन के साथ, a and b हैव ऑपोजिट साइंस, एक प्लस तो दूसरा, अब वो सेम हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, बराबर की बात शर्त नहीं है, बस सिर्फ ये शर्त है कि साइन मुख्तलिफ होंगे, और अगर ये दोनों सेम हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ. ठीक है यहाँ पर. अच्छा, अब क्या होगा कि एनालिसिस और स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगी कि जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, इलिप्स की पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो लगती थी जब या तो x एक्सिस के अलोंग हो या y एक्सिस के अलोंग हो, यानी x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग, तो इसमें भी ऐसे कि x एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन x एक्सिस पे और सेंटर ओरिजिन, और सेंटर ओरिजिन. तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन की शर्त, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन कोई पूछे क्या होती है तो आप लोग क्या बोलोगे. स्टैंडर्ड इक्वेशन तब लगती है या वो होती है कि जब इलिप्स का सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन पे, और एक्सिस कहां पर हो, अलोंग x एंड y एक्सिस, x और y एक्सिस के अलोंग. एक्सिस क्यों लिखा, क्योंकि इलिप्स जो है वो क्लोज्ड फिगर है, और क्लोज्ड फिगर होने की वजह से सिर्फ एक एक्सिस के गिर्द उसकी ओरिएंटेशन नहीं होती, दो के गिर्द होती है, क्योंकि वो क्लोज्ड फिगर है. तो इस वजह से आपको दो एक्सिस मिलेंगे यहाँ पे. बस फर्क ये है कि क्योंकि एलिप्टिकल शेप है, ओवल शेप है, तो यहाँ पे एक एक्सिस ऐसा होगा जो इसके अंदर ज्यादा शामिल होगा, और एक एक्सिस ऐसा होगा जो इसके अंदर, जैसे सर्कल है, ऐसा सर्कल को क्या पता है, सर्कल को हम पढ़ते हैं एज अ लिमिटिंग केस ऑफ इलिप्स. यानी अगर इलिप्स में मैं क्या करूं, जो हाइपरबोला में भी बोला था कि अगर a और b सेम हो जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. अब यही काम इलिप्स में करो, क्या करो कि मेजर और माइनर एक्सिस बराबर करो, क्या होगा, वो इलिप्स रहेगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा. तो इसलिए उसको a b बोलने के बजाय r बोलते हैं, लेकिन उसे क्या बोल रहे हैं कि a और b बराबर, यानी सर्कल एज अ लिमिटिंग केस ऑफ इलिप्स, कि एन इलिप्स which has major and minor axis equal to each other is not an ellipse, it is a circle. ठीक है, तो इसी वजह से उसमें आर आता था, दो और दो की बजाय एक होता था. बहरहाल वैसे ही मामला, मैं आपको रेफरेंस दे रहा था, देखो यहाँ पे फोकाई आएंगे, वर्टिसेस आएंगे, और दो एक्सिस. ठीक है जी, क्लोज फिगर की वजह से मेजर एक्सिस एक्स पे हो सकता है, या मेजर का मतलब वो एक्सिस जिसके गिर्द ये ज्यादा बना हुआ है, यानी जो एक्सिस इसके अंदर ज्यादा है, जिस एक्सिस का पोर्शन इसके अंदर ज्यादा है वो मेजर है, और जिस एक्सिस का हिस्सा इसके अंदर कम है
वो क्या है, एक बात है एक कम एक ज्यादा होगा, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो गए तो सर्कल होगा, तो कोई माइनर कोई मेजर इस तरह की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्कल तो सर्कुलर फिगर होती है, उसके लिए एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, तो इस पर सिर्फ सेंटर की जरूरत है। तो इलिप्स में ऐसा नहीं है, इलिप्स में आपको एक्सिस चाहिए, क्योंकि एक एक्सिस ठीक है रहेगा, तो आपको देखना ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निशानी, फिर उसके बाद इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें याद है क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, किसके बराबर, 1 के बराबर। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होगा, सर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी और कांस्टेंट होगा, नो एक्स नो वाई, नो एक्स नो, यानी जी और एफ जीरो, जी और एफ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, और कांस्टेंट टर्म तो होगी, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा और उन दोनों का वन अप सर्कल बन जाएगा, या कोई भी एक जीरो बना तो पैराबोला बन जाएगा, इस वजह से ठीक है। यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। अब इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये बात तो पता है कि ए हमेशा बड़ा होता है किससे, बी से, ए बड़ा होता है, ये शर्त नहीं है वैसे कि ए बड़ा है बी बड़ा है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हमने जो पढ़ा था उसमें ए बड़ा था बी बड़ा था, वैसे नॉमेनक्लेचर है, कोई भी एक बड़ा हो सकता है, मैं पहले ही बता दूंगा, आगे पीछे मैं ए भी नहीं लेता, मैं पी क्यू ले लेता हूँ, तो ये पी क्यू आ रहा है अगर, तो मुझे कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो इसकी पहचान क्या थी, हाँ हाँ जरूर, नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस क्या होगा, निशानी, इक्वेशन देख के मुझे पता चल जाए कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कैसे पता चलेगा, अभी जो बड़े छोटे की बात कर रहा था, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा कांस्टेंट को 1 बनाने के बाद, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, आप लोग उसे ए बोलते हो, आप लोग उसे, मैं नहीं कह रहा ए बोलना जरूरी है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बोल दो, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा मेजर एक्सिस उसी के अलोंग होगा, दूसरा माइनर होगा, तो जिसका डिनोमिनेटर, इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ए बी से बड़ा होता है, ऐसे ए बी से बड़ा नहीं होता, ए सी से बड़ा होता है, ए सी से बड़ा होता है, सी अज्यूम करते थे ना डेरिवेशन में, पता नहीं सर कर पाएंगे आपको, लेकिन वो जाहिर अब तो कोर्स भी ये नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इस पर टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ, ये कोर्स में नहीं है, लेकिन सर ने मुझे बताया कि वो पढ़ा चुके हैं आपको, ऐसे ही है ना सर इरशाद ने जो पढ़ाई है, खैर फिर भी पता होने चाहिए, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए मैं बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म ऑफ कांस्टेंट नॉलेज होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा होने का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट छोटा हो, यानी अगर ये अपॉन ना आता, एलसीएम ले लो यहाँ तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, अपॉन ना हो तो जिसका कोएफिशिएंट छोटा होगा उसी पर मेजर एक्सिस होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट छोटा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर कोएफिशिएंट बड़ा है तो फिर डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो इन दो बातों में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक ही बात याद रखिएगा, वो ये है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसी पे मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोले, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, ये बात मैं लिख देता हूँ, अब इसको इसकी फिगर बना लेते हैं, क्या होगा सेंटर इसका, ओरिजिन, और मेजर एक्सिस कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पे, अलोंग एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस, तो मैं एक वर्टेक्स जितने इस डिस्टेंस पे ले रहा हूं उतने इस डिस्टेंस पे यहां पे ले लेता हूं, और जितना ऊपर ले रहा हूं और उतना ही नीचे ले लेता हूं, ताकि बराबर बराबर, क्योंकि सेंटर ओरिजिन है, जितना आगे उतना पीछे, और फोकस यहां पर मौजूद है और यहां पर मौजूद है, ठीक है। तो क्या होगा, ओवल शेप, एलिप्टिकल शेप कुछ इस तरह की बनेगी, जो कि आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है, ये बन गया है, सही है भाई, विद सेंटर एट origin, major axis along x axis and minor axis along, ठीक है। what about foci, yes we have discussed s और s dash, vertices a और a dash, लेकिन इसके दो वर्टेक्स और भी हैं क्योंकि इसके दो एक्सिस है, तो इन दोनों को वर्टेक्स नहीं बोलते, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स बोलते हैं, तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स कौन से, b और b डैश, ठीक है। और जाहिर है कि अगर फोकस है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स भी होगी, फोकस जितना आगे है डायरेक्ट्रिक्स उतनी ही पीछे दे देता हूं पैराबोला के हिसाब से, उसी तरह से है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स बन गई, ठीक है जी। और लेटरा रेक्टा, लेटस रेक्टम नहीं, लेटरा रेक्टा क्या होगी, एक ये वाली होगी और एक फोकल कॉर्ड्स, फोकस से पास एक्सिस पर परपेंडिकुलर, मैंने कहा था वो सारी बातें जो एक पैराबोला के लिए होती थी अब वो दो दो, ये दो पैराबोला मिल,
दो वर्टिसेस, दो फोकाई, दो डायरेक्ट्रिसेस, दो लेटरा और एक्सिस भी बस सेंटर आ रहा है। ठीक है, अब एनालिसिस करते हैं जल्दी जल्दी, इसका डायग्राम बना के जल्दी जल्दी एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस होगा बेटा, क्या बातें होंगी इसकी? बातें वही होगी जो हमने सीखी। कौन सी? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सेंटर कहां पर, सेंटर कहां पे, ओरिजिन। फिर उसके बाद और क्या लिखना चाहिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। चलो बताओ, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। जनाब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इसकी इक्वेशन बताना जरा दोनों की। x की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y की इक्वेशन होती है, जाहिर है इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी लिख लेना क्योंकि आगे जनरल फॉर्म में लिखनी पड़ जाती है, या नहीं, h और k। अच्छा, और इसके बाद वर्टिसेस, फोकाई और वर्टिसेस। पता चल गया मेजर एक्सिस एक्सिस पर है, तो वर्टेक्स और फोकाई भी x एक्सिस पर होंगे, यानी उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो क्या होता था जरा बताना मुझे, क्या होता था भाई? वर्टिसेस, जिसको आप लोग और क्या बोलते थे, इसको हम लोग चाहे तो क्या बोल सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ क्या, बोलो यार, बिल्कुल सही, एंड पॉइंट्स ऑफ क्या होते हैं सर, प्लस माइनस ए और प्लस ए माइनस ए। ठीक है, और ये प्लस बी और ये वही ए और बी। ठीक है, अच्छा, यानी ए होगा a0, a डैश होगा माइनस ए। व्हाट अबाउट, इनका कोई नाम नहीं है, इनको इसी तरह लिखना पड़ेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ क्या बना है, माइनर एक्सिस। जी बताइएगा जरा मुझे, क्या बनेंगे? 0 प्लस माइनस बी। क्यों d0 क्यों? क्योंकि माइनर एक्सिस y एक्सिस पर है, तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स भी माइनर एक्सिस पर y एक्सिस पर ही होंगे। चलो यार आगे चलें, आगे क्या, लेंथ ऑफ फोकाई बताता हूँ। पहले जब मेजर माइनर की बात की है तो जरा लेंथ ऑफ एक्सिस की बात भी कर लो। पहली बात जनाब, क्या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बताइए जरा मुझे, क्या मिलेगी? प्लस ए प्लस ए। अब आप बोलेंगे तो माइनस ए था, भाई लेंथ में तो प्लस ए था, तो ए प्लस ए कितना बना, 2a। और इसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी, ठीक है। अच्छा ना, लेस बन जाए एक, सारी चीजें हर एस्पेक्ट से सारी चीजें सामने आ। फिर उसके बाद आगे बोले, जब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है तो लेंथ ऑफ क्या, ये क्या लिख रहा हूँ, सेमी मेजर एक्सिस। कौन बताएगा? हाफ ऑफ 2a, यानी कि a, 2 से 2 कैंसिल। और जरा लेंथ ऑफ सेमी क्या बेटा, माइनर एक्सिस व्हिच इज, तो ये a भी एक्चुअली होता क्या ये बताना चाहता हूं, ये a और b होता क्या, आधा मेजर एक्सिस और आधा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे अब आ जाते हैं फोकाई और डायरेक्ट्रिसेस पे। तो फोकाई दो होंगे, बताइए क्या होंगे, प्लस माइनस सी और 0, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस ए ई और 0। सी की वैल्यू ई के फॉर्मूले से, ई क्या होता था, ई होता था सी अपॉन ए। ठीक है, जो भी मैं लिखता हूं, फोकाई हो गए। अब जरा बात करें किसकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। जी बेटा, एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है तो y के पैरेलल होगी, y के पैरेलल होगी तो उसमें x आएगा, प्लस माइनस क्या, a अपॉन, प्लस माइनस a अपॉन, पूरी डेरिवेशन है, छोड़ दें, पता होना चाहिए। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हो गई। लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा, या सही मानों में अगर कहना चाहिए तो लेंथ ऑफ क्या, लेटरा रेक्टा, दोनों लेटरा रेक्टा की लेंथ बताएं क्या बनेगी, 2b स्क्वायर अपॉन a। इस पे मॉड बना लेना क्वेश्चन, ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन a। हाफ लेटर सर्कल कितनी होती है, b स्क्वायर अपॉन a कितनी होती है, फोकस से पास हो रही है तो इसका x कोऑर्डिनेट c रहेगा और y कोऑर्डिनेट बनेगा प्लस b स्क्वायर अपॉन a और माइनस b स्क्वायर। यानी लेटर सर्कल के एंड पॉइंट्स पूछे जाए अगर एमसीक्यू में तो पता होने चाहिए। तो लेटर सर्कल के एंड पॉइंट्स क्या बने सर, c माइनस नहीं प्लस सी, ये बना b स्क्वायर अपॉन a,
जैसे वो 2a था 4a, तो उसी तरह 2b स्क्वायर अपॉन a को आधा कीजिए, b स्क्वायर ऊपर और नीचे b स्क्वायर कर लोगे। बोलो बेटा, ध्यान में रखना इसको। और इक्वेशन ऑफ लेटर्स रेक्टम भी यही बनेगी आपके पास, क्या x इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन, बल्कि x इज इक्वल टू c बनेगी, b स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c बनेगी x को भी, ठीक है। अच्छा और बोले, बस सब हो गया। सेंट्रिसिटी रह गई, तो सेंट्रिसिटी क्या होती है, सेंट्रिसिटी रेशियो इसका जनाब, सेंट्रिसिटी रेशियो बताएगी किसके बराबर, c अपॉन a। तभी तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सॉरी लेस देन 1 आ रहा है, क्यों, एलिप्स है और इसके लेस देन 1 आने का मतलब है c हमेशा a से छोटा होगा या a हमेशा c से बड़ा होगा। a b से तो बड़ा था, अब a c से भी बड़ा, a सबसे बड़ा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा माइनस, रिलेशन क्या है, मिक्सअप होता है हमेशा हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स में। तो मैंने किस तरह से याद रखा, अभी बताया, बड़ा माइनस छोटा, ऐसे याद रखा। तो बड़ा कौन है, a या c, b तो आ गया ना, b तो अब नहीं आ सकता, तो a और c आएगा, तो या तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा या c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। यहाँ बड़ा कौन है, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और अगर यही तो किसमें होता, हाइपरबोला में, तो क्या होता, इसका उल्टा, ये ग्रेटर देन 1 होती, सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती, तो c बड़ा होता है a से, और जब c बड़ा होता तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है या नहीं। तो वही बात जो मैंने कल की थी कि पैराबोला की बात की तो दो पैराबोला की बात कर ली, और जब इसकी बात कर ली तो समझो हाइपरबोला की बात भी हो गई है। बस सिर्फ मेजर की जगह वहां ट्रांसवर्स आता है और माइनर की जगह कॉन्जुगेट आता है। क्यों मेजर माइनर वहां क्यों नहीं आता, पढ़ा हुआ आपको, क्यों नहीं आता। मेजर का मतलब क्या है, ज्यादा, बड़ा, बिग, लार्जर। हाँ, जिस एक्सिस का ज्यादा हिस्सा आता है जो बड़ा होता है, मेजर जो छोटा होता है वो। अब ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइपरबोला के लिए जरूरी नहीं कि एक बड़ा एक छोटा हो, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, है ना। और ये भी हो सकता है कि ट्रांसवर्स छोटा हो जाए और कॉन्जुगेट बड़ा हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहां ये शर्त है ही नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो मेजर माइनर हटा दिया। वहां पे शर्त क्या है, कि जो पॉजिटिव है उसके अलोंग ट्रांसवर्स है और जो नेगेटिव है उसके अलोंग कॉन्जुगेट। बड़े छोटे की कोई शर्त नहीं, बड़े छोटे की शर्त आती है, यहाँ दोनों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कोई मसला तो नहीं, सारा एनालिसिस हो गया, आपको लगता है कोई चीज मिस हो गई, लेकिन कंफ्यूजन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ y is equal to mx plus c, वो भी बता चुका हूं, c square is equal to a square m square plus b square, और स्क्वायर रूट ले लो तो a square m square plus b square स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा वहां पे, क्योंकि बीच में प्लस करना है, वो बाद में। तो क्या है, सबको समझ में आया, समझ के आया, मतलब रिकॉल हो गया और सारी चीजें एक साथ आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब एक काम करने जा रहा हूँ। कौन सा काम, मैं इसी को देखे देखकर क्या करने जा रहा हूँ, दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म अभी नहीं, पहले स्टैंडर्ड तो पूरी हो जाए। तो दूसरी क्या होगी, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज, अभी ये सही तो ऑलमोस्ट सेम है, नहीं सेम नहीं, क्यों, क्योंकि a हमने बड़ा माना था किससे, तो अब y का डिनोमिनेटर में a है, तो बड़ा नंबर किसके डिनोमिनेटर में, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ट्रांसफर से कॉन्जुगेट मेजर एक्सिस भी उसी के अलोंग होगा। तो इसका मतलब इस एलिप्स की ओरिएंटेशन वर्टिकल होगी, इसका मतलब ज्यादा, क्या ख्याल है, इसकी उल्टी होगी, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि इक्वेशन देखकर पता चल रहा है सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म है तो सेंटर ओरिजिन है और ट्रांसफर और मेजर एक्सिस अब y पर है और माइनर एक्सिस अब, तो जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं, वर्टिकल होगा, ये रहा y एक्सिस, ठीक है, ये है y एक्सिस अगर, और ये है x एक्सिस अगर, ठीक है। तो जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे ले लेता हूं, अंदाजन जाहिर कौन सी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, बिल्कुल एक्यूरेट, ये होगा a, ये होगा a डैश, और ये जितना आगे उतने पीछे, ये होगा b और ये होगा b डैश। फोकस जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये होगा s और ये होगा s डैश। अब आप इलिप्टिकल शेप बना लीजिए, ठीक है।
ये आया आपके पास वर्टिकल एलिप्स, डायरेक्ट्रिसेस फोकस से उतनी ही ऊपर और ये फोकस से उतनी ही नीचे जितना फोकस वर्टेक्स है, ठीक है, दोनों डायरेक्ट्रिसेस भी आपको, एक्सिस सेंटर सब कुछ हो गया। तो अब आपने देखा क्या फर्क पड़ा, बिल्कुल देखा क्या फर्क पड़ रहा है, y पे कम और x पे कम पोर्शन है, y पे ज्यादा पोर्शन है। चलिए जल्दी जल्दी अब इसका भी एनालिसिस करते हैं। जी बेटा सबसे पहले सेंटर बिल्कुल सही, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस डायरेक्ट लिख दो, एक्स एक्सिस नहीं नहीं y एक्सिस, इक्वेशन बताओ, ठीक है, और माइनर, माइनर क्या बनेगा बेटा, बिल्कुल सही, इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल सही। अच्छा और अब वर्टिसेस की बात करते हैं, तो वर्टिसेस क्या बनेंगे y एक्सिस पर, तो ये बनेगा 0 प्लस माइनस a, क्या ख्याल है, और फिर n पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे, ये माइनर अब x है, ये बनेगा प्लस माइनस b और 0, सही कर रहा हूं, और सेमी एक्सिस की लेंथ वो वही रहेगी, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी 2a, और इसी के साथ डिस्कस कर लो क्या, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस बना a, और उसके बाद डिस्कस कर लो क्या, माइनर एक्सिस कितना 2b, और सेमी माइनर एक्सिस बेटा क्या कहते हैं उसके बारे में, सेमी माइनर एक्सिस b, तो ये चारों हो गए लेंथ्स। अब जरा फोकाई की बात कर लें, फोकाई जो होंगे इसके वो भी y एक्सिस पे होंगे क्योंकि मेजर y पर है, तो ये अब की बार बनेगा 0 प्लस माइनस c या फिर 0 प्लस माइनस क्या ए ई, ए अपॉन ई, ए ई, मतलब e बराबर था तो c की वैल्यू क्या बनी ए ई, ठीक है, यहां से निकाल। और क्या है भाई इसके अलावा, फोकाई हो गए डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, जी क्या कहते हैं आप इसके बारे में, कैसी लाइंस है डायरेक्ट्रिसेस, सर ये y के x के पैरेलल है, तो x के पैरेलल तो x तो नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा y और प्लस माइनस a अपॉन, फिर इसके अलावा और क्या बताना है, लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा, लेंथ तो सेम रहती है, लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा ये बराबर आएगी किसके 2b स्क्वायर अपॉन a के, और आखिरी बात एनालिसिस कीजिए बिल्कुल, एसेंट्रिसिटी किसके बराबर है बेटा, E is equal to c upon a, और आखिर में वही रिलेशन b स्क्वायर बराबर है बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि इसको जो कि हम कह रहे थे लेस देन 1 है, जिसकी वजह से c हमेशा a से छोटा ही है, ठीक है, फॉर एलिप्स, फॉर एलिप्स। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने हो गई। अब जनरल फॉर्म, अब मुझे करना ये कि मैं दोबारा लिखना पड़ेगा, काम थोड़ी सी करना चाहता हूँ, मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूँ, इसी पर एडिट करके उसको ना मतलब बता, सही है, वरना दोबारा बना कौन बनाया, खाली आपको थोड़ी, ओके जी। तो हम ये करते हैं कि हम इसको जनरल फॉर्म बनाते हैं, तो जनरल फॉर्म भी बता चुका हूँ बेटा मैं आप लोगों को, अगर ये ब्लर नहीं आई तो इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद अगर जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद अगर क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, तो जनरल इक्वेशन में क्या होगा, सेंटर होगा कहां पर बेटा एच के पर, सेंटर एच के पे होगा तो क्या होगा, एच के का मतलब, एच के का मतलब अ पॉइंट अदर देन origin, एक्सिस, एक्सिस नॉट अलोंग, बल्कि क्या पैरेलल टू, एक्सिस पैरेलल टू x एंड y, ठीक है। तो अब क्या बनेगी इक्वेशन, ये x हटाया, ये x हटाया, y हटाया, ये y हटाया, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ छोटा सा फर्क, पता क्या, अच्छा ये जो वर्चुअल लाइंस है ना इनको डॉटेड कर देते हैं, क्या ख्याल है, ये एक्सिस है इसकी, तो क्या होगा, इक्वेशन अभी बनाता हूँ, इक्वेशन में अभी बनाता हूँ, बताएं क्या बनेगा, ये बनेगा y एक्सिस और ये बनेगा x एक्सिस, ये x है ये x डैश,
और ये ओरिजिन हरगिज नहीं है, कौन सा पॉइंट है बेटा, एच और ये है y, ये ओरिजिन y डैश और ये क्या है y। देखो कितनी आसानी होगी, ठीक है, उसी डायग्राम। तो ये हो गया, ठीक है। अब बताइए क्या फर्क पड़ेगा सर, दो फर्क पड़ेंगे इन सारी चीजों में, h और k का शिफ्ट आएगा, x में h ऐड होगा, y में k ऐड होगा, जबकि इक्वेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। कैसे सब्ट्रैक्ट, वही है सब कुछ, बस फर्क ये कि x स्क्वायर था पहले, अब क्या होगा x माइनस h का, y स्क्वायर था, अब क्या बनेगा y माइनस k का, बाकी सब वैसे ही रहेगा, सब रहेगा वैसे, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर सब कुछ, और लेंथ तो आपको वैसे ही पता है, सेम है, बस ये 0 प्लस h और 0 प्लस k बनेगा, तो h और k बन जाएगा। क्या ख्याल है, ये बनेगा 0 प्लस k और ये बनेगा 0 प्लस h, ये क्या बनेगा प्लस माइनस a प्लस h और 0 प्लस k, ठीक है। और अलोंग के बजाय यहाँ पे क्या बात आ जाएगी, बिल्कुल सही कहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा h और प्लस माइनस b प्लस k, इसमें भी h और k प्लस कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है ना, ये इक्वेशन है, ये लेंथ है। अगर आप एलिप्स को यहाँ से उठा के यहाँ या कहीं भी ले जाएं, उसकी चौड़ाई पे फर्क नहीं पड़ रहा, पोजीशंस पे फर्क पड़ रहा है, कोऑर्डिनेट्स पे फर्क पड़ रहा है, इक्वेशंस पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन लेंथ्स पे, कॉर्ड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लेंथ्स, और इवन जब लेंथ सेम रहेंगी तो एसेंट्रिसिटी रेशियो भी सेम रहेगा, क्योंकि वो भी लेंथ्स का डिस्टेंसेस का रेशियो है, सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, बस फोकस पे फर्क पड़ेगा आखिरी में, और वो फर्क क्या पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट में h ऐड हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे क्या होगा ए ई प्लस एच और 0 प्लस के, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी काम, ठीक है। कुछ डायरेक्ट्रिक्स पे फर्क पड़ेगा, लिखा नहीं, मैं भूल गया, अभी इसकी बारी आ रही थी फोकस के बाद। क्या होगा सर, इसमें x है, तो अगर इसमें x है तो इसमें k ऐड होगा ना, करवा दूं, h ऐड होगा, x में क्या ऐड होता है h, y होता है तो k ऐड हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब जरा उधर आ जाए, इसमें क्या होगा, सेम काम, क्या सेम काम, वर्टिकल ही रहेगा इलिप्स, बस ओरिजिन के बजाय वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा, पॉइंट h k पर, और जब ओरिजिन से वर्टेक्स h यूनिट आगे और k यूनिट ऊपर गया, तो इस इलिप्स की हर चीज, हर पैरामीटर h यूनिट आगे और k यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। और जनरल इक्वेशन है अगर, तो y स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि y माइनस k और x माइनस h, ठीक है। बोलो बेटा, कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब अच्छा एक मिनट, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों और x और y वाली टर्म भी मौजूद होगी। तो पहले हम x और y का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, कांस्टेंट को मान लीजिए, x स्क्वायर के साथ x वाली टर्म लिखी, y स्क्वायर के साथ y वाली टर्म लिखी, और फिर क्या किया, x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म का स्क्वायर कंप्लीट किया, यानी a स्क्वायर और 2ab मौजूद है, तो प्लस b स्क्वायर ऐड किया, और दोनों b स्क्वायर जो यहां ऐड कर रहे थे वो वहां भी ऐड कर, और फिर उसकी कांस्टेंट को डिवाइड करवा के 1 बनाया, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। बोलो आ जाएगी या नहीं, मैं अभी इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं। चलो पहले एनालिसिस कंप्लीट करो उसका जल्दी से। क्या एनालिसिस होगा सर, सेंटर होगा कहां पे, एच के पर, और एक्सेस कहां पर होगा, एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये क्या बनेगा h और k, ये क्या बनेगा h और a के साथ k, ये क्या बनेगा b में h और 0 में k, लेंथ सेम रहेगी, फोकाई की बात कर ले, ये बनेगा h और ये बनेगा c प्लस k, ये बनेगा h और ये बनेगा a e प्लस k, y है तो y में क्या ऐड हो जाएगा, कोई चीज मिस तो नहीं की, मेरा नहीं ख्याल, कोई है रह गई है तो बता दे, रिलेशन वगैरह सब वैसे ही रहे, इतनी आसानी हुई, मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ा, और उसी में मैंने जो है वो कर दिया। अब इसकी एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास लिखी गई इक्वेशन 5x² + 3y² = 1, तो इस ये वर्टिकल एलिप्स है हॉरिजॉन्टल,
वन नहीं, इसको मैं कर देता हूँ ये। अब बताओ ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? मेजर एक्सिस किस पर है? क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट बड़ा है तो डिनोमिनेटर x का छोटा आएगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो उस पे माइनर एक्सेस होता है। तो बस कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, कांस्टेंट को 1 बनाओ, तो ये बनेगा कितना, x² / 3 प्लस y² / 5 इज इक्वल टू, क्या किया आपने, क्या किया, ठीक है, डिवाइड बाय 50। सही है कोई मसला? ये आ गया आपके पास, मतलब इसको कंपेयर करो, x² / b² प्लस y² क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो a² है 5, इसका मतलब a है कितना, एंड अब कहेंगे सर प्लस माइनस भी लगाना, हाँ प्लस माइनस एनालिसिस में खुद आ जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करो। और फिर उसके बाद व्हाट अबाउट b², 3, तो b की वैल्यू कितनी, व्हाट अबाउट, क्योंकि एनालिसिस मुकम्मल करना है तो c भी चाहिए, तो इसीलिए तो ये रिलेशन दिया हुआ था बेटा। तो बताओ क्या बनेगा, सिंस b² इज इक्वल टू क्या, which implies that c² is equal to a² minus, जरा वैल्यू पुट करना, क्या बनेगा 5 - 3, क्या आंसर मिला 2, स्क्वायर रूट ले लो, क्या आंसर मिला, a भी पता, b भी पता, c भी पता, and this is all what you need to analyze, completely analyze the ellipse। क्या ख्याल है, not ellipse बल्कि hyperbola, बस फर्क है कि उसमें c² - a² आता है। खैर ये क्या समझ में आया, तो जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसके बाद जो भी पूछा जाएगा, आपको मैंने सब कुछ लिखवा दिया है, you have to put in the values, just put in the values and get the answers। so the point is कि अब स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने उस फॉर्म में लेकर आए जिस फॉर्म में हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है। व्हाट अबाउट द जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, अगर मेरे पास लिखता हूँ x² + 5x और प्लस 5x प्लस 3y², ठीक है, और यहाँ 4x² लिख देता हूँ, और फिर यहाँ 9, फिर उसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ, सपोज कीजिए क्या कि कितना लिखता हूँ 12x - 12x और प्लस इधर लिख देता हूँ मैं कितना, और 24y और कांस्टेंट में लिख देता हूँ -7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके सामने क्वाड्रेटिक है, क्या ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं, क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं, x² दोनों मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ है और पॉजिटिव है, मुख्तलिफ है और पॉजिटिव है, मुझे क्या लिखना चाहिए, a and b are both कैसे पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 0, बल्कि नॉट इक्वल टू 0 तो आपने लिखा ही था, उसके साथ आपको ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 नेगेटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 0 पॉजिटिव भी होता है, तो मैंने बता दिया ये पॉजिटिव। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, सर ये तो पता चल गया एलिप्स है, अब एलिप्स कौन सा वाला है, जनरल वाला या स्टैंडर्ड वाला, तो जवाब मिला सर जनरल वाला, क्यों, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड होता तो सिर्फ x² y² और कांस्टेंट होता, x और y टर्म मौजूद है, लेकिन तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जनरल फॉर्म है, और अगर जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए, आए करते हैं, किस तरह से करूं, 4x² के साथ कितना -12x, क्या ख्याल है, 9y² के साथ क्या लिखा है +24y, ठीक है, और -7 आ जाते क्या, आई जस्ट डोंट केयर के क्या है, ये तो ऐसे उधर जाना है, और आखिर में फिर इसने बंद करना है, बट फर्स्ट we have to complete the square, and not only that we have to complete the square। सुन लो पहले मेरी बात, छाप लेना, कोई मसला नहीं, पहले सुन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, पेपर में आ नहीं है, ऐसे ही है ना, इसीलिए बताओ क्या करूं, so not only that you have to complete the square of x and y, but you have to make sure the coefficient of x is 1, the coefficient of x inside this square is 1, not 4। चलो 4 भी बनेगा 2x का स्क्वायर, नो टेंशन, बट क्या यहाँ 2x की जगह है, तो क्या करें, पहले x स्क्वायर को कोएफिशिएंट बनाना है ताकि x का स्क्वायर कंप्लीट हो, 2x का नहीं, 3y का नहीं, या 5x 5y का नहीं। सो इसके लिए क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालें, इत्तेफाक से कॉमन आ रहा है, ना भी आ रहा होता कॉमन तो मैं जबरदस्ती उससे डिवाइड करवाता हूं, तो 4 बाहर निकालें, x² - 3x, और ये 9 बाहर आएगा, 24/9 बनेगा, ये होता है कितना, 3 8 जा
बोलो बेटा, तो 8y और नीचे 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, मतलब 24/9 आया, फिर वो बेचारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब उधर क्या लिखा हुआ है 7, इस ब्रैकेट के अंदर काम होगा सर, ये वाला काम, कंप्लीट द स्क्वायर्स, और करते हैं, अभी करते हैं। ठीक है, इस क्लास में सब लोग सर इरशाद के स्टूडेंट हैं, कोई ऐसी तो नहीं है गर्ल्स में जो सर इरशाद के स्टूडेंट ना हो? फिर भी पेन से खेल रही है, टक 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 है। अच्छा अब क्या होगा, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, क्या होना चाहिए बेटा सर 2a, दिस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पे बी स्क्वायर तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये क्या है 2ab है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो 2ab अगर ये है तो 2a तो मुझे पता है, b क्या होना चाहिए सर, b कुछ ऐसा हो कि वापस 3 आ जाए, बहुत आसान है 3/2, क्या होना चाहिए। अब मैं खुद से काम, क्या काम करूंगा मैं खुद से, सर 3/2 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, +9/4 बैलेंस करने के लिए एक बात याद रखना कि अभी सिर्फ ये x वाला ब्रैकेट है, और 4 जब x वाली दोनों टर्म्स के साथ था, तो जो दो नए कांस्टेंट्स आए हैं उनके भी साथ होगा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, जल्दी करने के, डायरेक्ट करने के चक्कर में ये गलती कर जाते हैं कि वो 9/4 लिख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि 4 ने उसके साथ जाना, क्योंकि ये तीनों तो वो मकसद पूरा कर देंगे जो मकसद आपका है, यानी द कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, लेकिन ये तो बचेगा ना फिर, और ये जो बचता है वो उस तरफ जाता है फिर, तो जो बचेगा उसके साथ भी तो 4 आएगा बेटा, पूरे ब्रैकेट में से 4 कॉमन आया था। व्हाट अबाउट दिस वन सर 9, एंड व्हाट एल्स y स्क्वायर, नाउ इट शुड बी क्या, a तो y है, कुछ ऐसा कीजिए कि बन जाए 8/3 बन जाए, तो 8/3 इसको बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 4/3, क्यों, ताकि 2 4 8 और 3, तो b पता चल गया 4/3 है, 4/3 का स्क्वायर तो बताना जरा, तो मिसिंग क्या है सर, मिसिंग है यहाँ पे 16/9, बैलेंस कर दिया, क्या आपने उसको बैलेंस कर दिया, कोई मसला तो नहीं हो रहा, हो रहा है अगर तो बता दें मुझे। ठीक है, क्या सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, बस अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो वेव बना रहा हूं वो वेव क्या करेगी सर, स्क्वायर कंप्लीट करेगी, जल्दी से करवाओ, 4 आएगा इस स्क्वायर के साथ भी, किसके स्क्वायर के साथ, x - 3/2 का स्क्वायर, और -9/4 के साथ आएगा, तो ये क्या, ये सिर्फ चलो एक स्टेप कर देता हूँ, 4 × 9/4, 9 आएगा इस वेव के साथ, ये वेव क्या बनेगी, क्या बनेगी, y + 4/3 का स्क्वायर, कोई मसला तो नहीं हो रहा, और ये क्या बनेगा सर -9, बल्कि +9 चला जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस किसके साथ, ठीक है, वहां क्या लिखा है 7, अब ये दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट के पास चले जाने चाहिए ताकि वहां से स्क्वायर वाली टर्म रह जाए, बस हो गया काम, तो बताओ क्या बनेगा, 4 टाइम्स x - 3/2 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y + 4/3 का स्क्वायर, 7 है, ये -9 वहां जाकर क्या हो गया +9, और ये क्या हो गया -16 था, क्या था, मैं वहां जाकर क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हो गया था कि -16 कैंसिल हो रहा है, लेकिन सही, ठीक है, तो क्या आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है आने दें, आप ये बताएं आपके पास क्या बचा सर, बस स्टेप वो फॉर्म आ गई जो हमने याद की हुई है, बिल्कुल वो फॉर्म आ गई जो हमने याद की हुई है, आप बोलेंगे नहीं सर कहाँ आई है, मैं कहूँगा कोई मसला नहीं है, अब कांस्टेंट को 1 ही तो बनाना है बस, और 1 बनाना, कैसे, जैसे डिवाइड बाय 15 किया था, डिवाइड बाय, बिल्कुल सही था, ये भी, ये भी, और ये भी, ठीक है ना, 32 ही बन रहा है ना वैसे, सही है, करवा दिया डिवाइड, अब बताएं क्या बनेगा सर, ये कैंसिल होके बनेगा x - 3/2 का स्क्वायर, कितना 8, ठीक है, ये कितना बनेगा y - 4/3, ये क्या किया है मैंने सर, वो इक्वेशन में माइनस होता था, चीजों में प्लस होता है, इक्वेशन में से k माइनस होता है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए माइनस आना जरूरी है, और नीचे क्या बनेगा, कैंसिल ये नहीं हो रहा 32 और 9, तो 9 नीचे, क्योंकि जो भी y के साथ है वो उसके नीचे होना चाहिए, तो ये 9 नीचे जाएगा तो 1/9 बनेगा, और जब ये 1/9 बनेगा तो ये क्या बनेगा 32/9, एंड व्हाट अबाउट दिस, नाउ आफ्टर दैट
कोई ऐसी बात नहीं रह जाती जो हमें प्रॉपर जिसके लिए कोई दोबारा से बहस करनी है। क्या ख्याल है आपका? ये अच्छा ये बताएं किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? 8 बड़ा है ऑब्वियसली 32/9, तो x के नीचे बड़ा नंबर है y माइनस k का स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर 1। तो h और k की वैल्यू क्या आ रही है? 3/2 और माइनस 4/3। a स्क्वायर की वैल्यू 8 आ रही है और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? और a स्क्वायर b स्क्वायर मिला तो c स्क्वायर मिल जाएगा, और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो मुकम्मल हो जाएगा एनालिसिस। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म लाने का तरीका। ये स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो तो फिर अपनी जानी पहचानी फॉर्म में रिड्यूस करके एनालिसिस करने का तरीका, और जनरल फॉर्म हो तो उसको नॉर्मल जनरल फॉर्म जो हमने याद किया उसमें रिड्यूस करके एनालिसिस करने का तरीका। इज देयर एनी कंफ्यूजन? पक्की बात है। और हाइपरबोला में बिल्कुल ऐसे ही, दिल तो चाहता है कि इसी पे जल्दी से मैं हाइपरबोला भी करवा दूं, लिखने से बच जाऊं, ठीक है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता इस बात की। तो एक काम करें कि हम लोग जो है वो ये बात कम से कम नोट करें। इसकी मैं पिक्चर नहीं शेयर करूंगा, तो ये बात नोट कर ले, मैं इसकी पिक्चर शेयर करूंगा। ये जो आखिर के 2 क्वेश्चंस के तौर पर मैंने करना है। बिल्कुल मिस आया, और ये मैंने इसकी भी कॉपी करवानी है, तो मैं मिस आया तो बोल दूंगा सारी सभी कॉपी करवानी है। कैट में ऑब्वियसली कुछ देखो, इसमें एप्टीट्यूड में आप किसी भी किस्म की लीनियत से उम्मीद मत कीजिए, आप वर्ष को वर्ष के लिए जाओ, ठीक है। और अब हमें नहीं पता हर यूनिवर्सिटी जिस तरह एक बोर्ड होता है तो बोर्ड तो हिसाब से चलता है, जिस बात स्पॉट मिलते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब ही क्या, डिग्री बोर्डिंग इंस्टीट्यूट को खुद अपना एक बोर्ड, तो अगर वो आउट ऑफ कोर्स पेपर बना के दे देगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में पूछेगा नहीं ऐसा क्यों? हमारी यूनिवर्सिटी, हमने एडमिशन लेना है, हमारी यूनिवर्सिटी में लेना है, तो हमारी मर्जी, हम देखेंगे बच्चा कैसा है, आने के काबिल है या नहीं, कोई और नहीं बताएगा। तो ये जरूरी है आप कर लें, और मैं करवा रहा हूँ उसी वजह से। फर्स्ट ईयर तो वैसे हम लोगों ने पूरा किया, मतलब नहीं अनाउंस तो नहीं किया, मेरे ख्याल से बस एक मीटिंग के और वो थे सजेशंस या मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने उसमें तो कुछ अच्छा। देखो एक बात तो क्लियर है कि पिछली दफा 50% टेस्ट काउंट हुआ, तो हो सकता है कि इस दफा भी वैसा ही 50% टेस्ट, मतलब आप बस सिर्फ इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि टेस्ट बहुत है, टेस्ट सब कुछ अब टेस्ट पे डिपेंड है। बस ये बात अपने ज़हन में डालें, चाहे वो 50% 70%, यानी अगर आप इंटर में परसेंटेज आपकी 50% नहीं बनी हुई तो भी आप जो है वो मेरी कजिन पिछले साल है वो एलईडी में गई है, किसमें गई है मेरे ख्याल में परसेंटेज बहुत कम, जी की परसेंटेज थी 70s में थी, 74 या 72 है, और जैसे अच्छा किया, और ऐसी फील्ड में चली गई जो टॉप, इलेक्ट्रिकल मेरा ख्याल है टॉप, सॉफ्टवेयर टॉप पे आजकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल तो नीचे, ये टॉप 3 में होती है इलेक्ट्रिकल, किस वजह से टेस्ट इतनी ज्यादा वेटेज होती है, टेस्ट अच्छा कर ले बंदा एडमिशन इंशाल्लाह, पर ये ना हो कि बी ग्रेड आ जाए इससे अच्छा तो ऑनलाइन ही क्लासेस ले लेता मैं, आई नहीं रहा आपको भी टाइम में अब तो कोई गैप नहीं है, पहले से तो मेरे आपको अच्छी गैप है, ठीक है। सैटरडे में
केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो ग्रेड टेस्ट है क्या पूरे सेकंड ईयर का है क्या और फिर संडे को आपका रेगुलर टेस्ट भी अच्छा संडे को क्या टेस्ट के टॉपिक क्या होने चाहिए लास्ट टेस्ट कौन सा हुआ था हमारा 6 हो गया था इंटीग्रेशन और ये जो टेस्ट होना चाहिए चैप्टर 7 और 8 होना चाहिए ठीक है अच्छा चैप्टर 7 और 8 होना चाहिए मैं तो इसमें इंटरेस्टेड था कि पूरे सेकंड ईयर करें मेरी पूरा जाहिर से नवेरी चैप्टर है वेक्टर भी है और क्लासेस भी ज्यादा मिल रही है क्या किया जाए ये टेस्ट बाद में भी देना है या अभी भी देना है आप लोग देख लें पूरे सेकंड ईयर का टेस्ट देना संडे को टेस्ट आ रहा है तो वीकली टेस्ट होता है तो मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर चलो 9 चालू नहीं करता चैप्टर नंबर 8 1 से लेके 8 तक सबका टेस्ट अच्छा तो इसका मतलब अभी सिर्फ 7 और 8 चलिए हाँ चलिए ऐसे कर बीएससीएस बहरिया बहरिया बहुत अच्छी प्राइवेट बेसिक प्राइवेट है और बड़ी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कोई शक नहीं कि अच्छी यूनिवर्सिटी है टीचर्स बड़े अच्छे हैं वहाँ पे उसका हमेशा मतलब उसके किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने देखा हो कि वो कैसी है तो वहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स पर ईयर कितने निकल रहे हैं जितने कम निकलेंगे उतना उसका स्टैंडर्ड उसकी बात अच्छी होती है एनईटी का नाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का नाम उसी वजह से होता है ज्यादा अच्छा बैरियर में भी मैंने जो देखा मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 साल से मुझे सही से नहीं पता जब तक मेरे कजन वगैरह पढ़ते थे वहाँ पे मुझे अंदाजा था उसका वो सारी टीचर्स अच्छी पढ़े यानी वो ऐसे जो प्रैक्टिकली फील्ड में वाले पढ़ा रहे हैं तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर देते हैं फिर वो बच्चों को जॉब्स वगैरह में भी हेल्प आउट करते हैं गाइड करते हैं बहुत अच्छा अब फॉर्म्स आती है वहाँ पे हायरिंग के लिए फॉर्म्स क्या मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेस वो आते हैं वहाँ पे हायरिंग के लिए और तकरीबन सबके पास जॉब्स है ये नहीं पता मुझे कि टेस्ट का क्या है लेकिन 12 को प्राइवेट है उनको एडमिशन दे दें कि ज्यादा अच्छे एडमिशन लेकिन 12 उसका एक स्टैंडर्ड भी है अच्छा है मतलब सही है बीसीएस खासतौर पे मैथ्स की जानते हो मेरे कजिन ने वहां से अच्छा लेकिन बीएससीएस और बीएसएसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे अच्छी और सबसे पुरानी कहाँ की है सबसे अच्छी और सबसे पुरानी कहाँ की है इससे पहले की एनईडी में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन करवाता था कराची अच्छी है ना अच्छी नहीं है बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है और अभी भी उसकी बहुत नहीं वो सारे प्राइवेट है उसकी केयू की बाकी सारे डिपार्टमेंट्स और 2 डिपार्टमेंट्स को आप अलग करते हैं एक एक्चुअल साइंसेस का है और एक है कंप्यूटर का ये लगता ही नहीं है कि आपकी बहुत अच्छा ये तो खास तौर पर कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट है इनका वो तो शुरू से एक्चुअल तो अभी मेरा ख्याल है कि पिछले 5-6 साल में इंट्रोड्यूस किए एक्चुअल साइंसेस थोड़ा कॉमर्स से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट होता है ये तो शुरू से बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मेंटेन यानी वहाँ पे वो ये कि चलता नहीं वहाँ पे अच्छा मामला अच्छे मतलब बहुत बेहतर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसकी बहुत बात है जब अब तो खैर एनडी सॉफ्टवेयर करा नहीं पता कैसे करा रहे कितने निकले वहाँ से खास नहीं निकले वहाँ से तो वहाँ का नहीं बता रहे लेकिन ये बहुत पुराना
लोग केयू से उपयोग कर लेते हैं बीसीएस, फिर एमएसबी वहीं से करते हैं यहाँ से लेके। और एमएसबी आसानी से हो जाता है, मतलब आसानी से टाइम फ्लेक्सिबल है वहाँ पर एमएस करने के लिए। और फिर ऐसा होता है कि बंदा आराम से निकाल लेता है फाइनेंशियली भी और वर्कलोड के हिसाब से। इन शॉर्ट आप मतलब ये कह रहे हैं कि मैं एंटी से ज्यादा फोकस कर रहा है एज कंपेयर टू जी 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 बिल्कुल। और एंट्री टेस्ट का मैंने क्या बोला कि जितने ज्यादा दे सकते हैं, आपने नहीं लेना केयू एडमिशन कोई बात नहीं, अब टेस्ट देने हो मैं लूंगा क्या चीज हाँ सर भाई, अभी मैंने बोला यूनिवर्सिटी अलग टेस्ट और उसका जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट उसका टेस्ट अलग होता है, बाकी सब तो हाँ अलग होता है, बाकी तो सारी मेरिट है। उस वक्त मेरे टाइम में तो अलग हुआ था, मुझे नहीं पता। मेरे टाइम पे जो बीएससी वगैरह सबके बीएस वगैरह के टेस्ट थे वो अलग थे, बीबीए का टेस्ट अलग था और इसका टेस्ट अलग था, और ये वहीं पर हुआ था कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में हुआ था जो मुझे याद है। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे, तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हूँ वहाँ से, मुझे नहीं आइडिया, कुछ नहीं कह सकते। पर टेस्ट एक्सपेक्टेड यही है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा सर्टेनिटी है पेपर्स के हवाले से या बाकी सब के हवाले से, कुछ नहीं कह सकते। तो हमें तैयारी रखनी है बस। नॉर्मली ये जो एलईडी वगैरह के होते हैं, सर सैयद एलईडी उस्मान वगैरह, ये सब पेपर के बाद होते हैं, कुछ पेपर के फौरन बाद हो जाते हैं और थोड़ा सा टाइम एलईडी और केयू को टाइम लेते हैं। फास्ट पहले हो जाता है, फास्ट टेस्ट फास्ट है फास्ट। लेकिन यार सर वो फर्स्ट ईयर में तो सारा आया था। हाँ तो फर्स्ट ईयर का आएगा ना, सीक्वेंस एंड सीरीज तो आते हैं फर्स्ट ईयर के मैट्रिसेस कम आई। एलईडी में ऐसा नहीं, एलईडी में कैलकुलस ज्यादा आता है, एनालिटिक ज्योमेट्रिक कैलकुलस, लेकिन फर्स्ट ईयर का सीक्वेंस सीरीज ट्रिग्नोमेट्री और टू सम एक्सटेंट मैट्रिसेस, ये सब चीजें आती हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज तो चाहे वो मैथ्स का टेस्ट हो चाहे वो आईक्यू का टेस्ट हो, सीक्वेंस एंड सीरीज तो बेस है ना, वो टॉपिक ही ऐसा जो बना ही इसके लिए, एप्टीट्यूड के लिए, आईक्यू के लिए। सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा तो नहीं कि सेकंड ईयर पैसे सेकंड ईयर की थोड़ी कर लिया कॉपी, तो मूव करते हैं या और पढ़ना है? अच्छा क्लास है, ओहो चलो।